नमस्कार प्यारे बच्चों, नमस्कार प्रिय दोस्तों, आप सभी का केमिस्ट्री की ओर में हार्दिक स्वागत है। तो देखिए, हम एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणुीय संरचना का अध्ययन कर रहे हैं और परमाणुीय संरचना के अध्ययन में बहुत सारी चीज़ें देखिए हमने सीखी हैं अब तक कि किस तरह से हमारा जो परमाणु का जो स्ट्रक्चर है, आंतरिक संरचना जो है, उसके अंदर नील्स बोहर ने झांकने की कोशिश की। सबसे पहले जे थॉमसन साहब ने उसके अंदर झांकने की कोशिश की, फिर रदरफोर्ड साहब और फिर नील्स बोहर, और उसके बाद फिर देखिए हम वेव मैकेनिक्स यानी तरंग यांत्रिकी की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। क्योंकि हमने देखा कि नील्स बोहर का जो परमाणुीय मॉडल है, उसमें चूँकि नील्स बोहर ने उसको इलेक्ट्रॉन को एक सिर्फ कण के रूप में कंसीडर किया, एक कण के रूप में उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया। इलेक्ट्रॉन की जो तरंगीय प्रकृति है उसको उन्होंने पूर्णतया वहाँ पे इग्नोर किया और वही उसके फेलियर की, उसके असिद्ध होने की सबसे बड़ी वजह बनी, जिसको लोगों ने फिर स्वीकार नहीं किया गया। हालांकि नील्स बोहर का मॉडल अब भी कई तरह से इम्पोर्टेंट है, आज भी उसका एक ऐतिहासिक महत्व है। लेकिन क्योंकि वहाँ पे पदार्थ की या जो माइक्रोस्कोपिक हमारे सूक्ष्मदर्शी जो पार्टिकल होते हैं, उनकी द्वैत प्रकृति जो होती है, ड्यूअल नेचर जो होती है, वो वहाँ पे इग्नोर की गई और इसलिए उसको जो है वो पूर्णतया स्वीकार नहीं किया गया। तो उसके बाद हमने ड्यूअल नेचर की पदार्थ की जो प्रकृति है वो द्वैत प्रकृति होती है। स्पेसिफिकली जो हमारे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, सूक्ष्मदर्शी जो पार्टिकल होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मॉलिक्यूल, एटम, ये सब, तो उनकी जो प्रकृति है वो डी ब्रॉगली ने बताया कि ड्यूअल नेचर की होती है और उन्होंने इसके लिए पर्टिकुलर वेवलेंथ को कैलकुलेट करके बताया कि ये देखिए, इनको हम कण और वेव जो है वो दोनों मान सकते हैं। उसके बाद है हाइजेनबर्ग साहब ने हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमने स्टडी किया। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत हमने अध्ययन किया और वहाँ पे हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन जैसे या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, उनकी स्थिति और संवेग या स्थिति और वेग एक साथ एक ही समय पर ज्ञात नहीं किए जा सकते हैं। हमने वहाँ पे फॉर्मूले में भी देखा कि अगर एक को हम निश्चित मानते हैं तो दूसरा अपने आप ही अनिश्चित हो जाता है और इसी को हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहा गया। तो हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता का सिद्धांत है वो वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम यानी एटम के जो तरंग यांत्रिकी मॉडल है, उसके अंदर एक मील का पत्थर साबित होता है। ठीक है जी, क्योंकि जितने भी ड्यूअल नेचर वाले पार्टिकल्स हैं, उनके ऊपर जो क्लासिकल हमारा मैकेनिक्स होता है, क्लासिकल मैकेनिक्स का मतलब जो हमारे मैक्रोस्कोपिक जो वृहत कण होते हैं या जिनको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, उन कणों पे जो न्यूटन गति के नियम हैं, है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, उनको अप्लाई किया जा सकता है ना। कि अगर ये पत्थर गिर रहा है तो उस पर आप न्यूटन के नियम अप्लाई कर सकते हो, या ट्रेन चल रही है तो उस पर आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उसको बोला जाता है क्लासिकल मैकेनिक्स, है ना, कि हमारी जो पारंपरिक यांत्रिकी है उसको पारंपरिक यांत्रिकी बोला जाता है, जो कि वृहत अणुओं पर बड़े जो पार्टिकल कण होते हैं, बड़े जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके ऊपर उनके नियम, न्यूटन गति के जो नियम है वो लागू किए जा सकते हैं और उसको फिर क्लासिकल मैकेनिक्स कहा जाता है, पारंपरिक यांत्रिकी कहा जाता है। लेकिन जब बात आती है माइक्रोस्कोपिक के पार्टिकल्स की, यानी जो हमारे सूक्ष्मदर्शी कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जैसे कण होते हैं, उनके ऊपर जो न्यूटन गति के नियम है वो लागू नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि उनकी नेचर जो होती है वो ड्यूअल नेचर होती है। कैसी होती है? ड्यूअल नेचर, यानी द्वैत प्रकृति होती है। और द्वैत प्रकृति होने की वजह से, यानी वो पार्टिकल तो है, ठीक है, लेकिन वो साथ के साथ क्या है, वेव भी है। तो इस वजह से क्लासिकल मैकेनिक्स वहाँ पे अप्लाई नहीं की जा सकती है और ड्यूअल नेचर वाली जो यांत्रिकी हम अध्ययन करते हैं, जिसमें कि पार्टिकल की वेव नेचर को यानी उसकी तरंगीय प्रकृति को भी कंसीडर किया जाता है, उस यांत्रिकी को बोला जाता है वेव मैकेनिक्स। क्या बोला जाता है भाई?
वेव मैकेनिक्स बोला जाता है। और उसी वेव मैकेनिक्स को यूज़ करते हुए एटम का जो मॉडल पढ़ते हैं उसको बोला जाता है वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, यानी परमाणु का तरंग यांत्रिकी मॉडल। ठीक है, तो तरंग यांत्रिकी के मॉडल में दो अहम साइंटिस्ट और सबसे ऊपर है इरविन श्रोडिंगर। ओके, क्योंकि इरविन श्रोडिंगर ने 1933 में, इससे पहले 1927 में हमारे जो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, हालांकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है एटॉमिक स्ट्रक्चर को अगर अध्ययन करने की दृष्टि से उसको देखें तो। उसके बाद इरविन श्रोडिंगर हैं। इरविन श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन दी है। अब देखिए ये इक्वेशन कैसे दी है, किस तरह से उन्होंने कैलकुलेशन की है, उस बात से हमें ज़्यादा लेना देना यहाँ पे नहीं है, क्योंकि उस बात पे अगर जाएंगे तो फिर हमें पूरी एक बुक पढ़नी पड़ेगी, तब जाके श्रोडिंगर इक्वेशन बनती है। तो उन्होंने एक इक्वेशन दी है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए जिनकी ड्यूअल नेचर होती है, जिनकी द्वैत प्रकृति होती है, जिनकी कणीय और तरंगीय प्रकृति होती है। उसके लिए उन्होंने इक्वेशन दी है जिसको बोला जाता है श्रोडिंगर इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है अभी? श्रोडिंगर इक्वेशन, एरविन श्रोडिंगर। और इस इक्वेशन को डेराइव करने के लिए इनको नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण वेव मैकेनिक्स का आधार है ये समीकरण, यानी हमारी जो तरंग यांत्रिकी है उसका एक बेस अगर कहें तो सबसे ऊपर कहेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन। तो क्या है वो? डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ये है श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है जी। अब यहाँ पे कौन क्या है ये चीज़ देख लीजिए आप। साई का मतलब है यहाँ पे वेव फंक्शन। वेव फंक्शन क्या? वेव फंक्शन का मतलब कि एक वेव का आयाम, जैसे आयाम के बारे में आपने पढ़ा था, ये वाला, ये आयाम बोलते हैं इसको, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसको आयाम बोला जाता है। तो साई का मतलब ये है, वेव फंक्शन बोला गया है इसको, जिसको जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको बताता है हमें? एक वेव का आयाम। ठीक है। एम ई या एम क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास, पता है हमें कितना होता है। एच क्या है? प्लांक का कांस्टेंट है। ई क्या है? टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि एक इलेक्ट्रॉन के पास कुल ऊर्जा कितनी है, वो है हमारा ई। वी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, विभव ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की जो विभव ऊर्जा है वो कितनी है, वो वी है। डेल स्क्वायर साई अपॉन एक्स डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ये तीनों क्या है कि ये जो वेव फंक्शन है या एम्पलीट्यूड है उसके और व्युत्पन्न निकाले जा सकते हैं। यानी इस समीकरण से बहुत सारे सॉल्यूशन आते हैं इस समीकरण से। तो ये सेकंड डेरिवेटिव है, यानी साई का ये एक एक्स वाई और जेड दिशा के अंदर किस तरह से साई एम्पलीट्यूड जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, वो है डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यानी सेकंड डेरिवेटिव। साई सिर्फ आयाम है, लेकिन ये जैसे एक्स दिशा में, वाई है तो वाई दिशा में, और जेड है तो जेड दिशा में, यानी किस तरह से एक्स वाई और जेड तीन कोऑर्डिनेट होते हैं अपने पास, है ना भाई, एक्स वाई और जेड, यानी एक्स वाई और जेड। तो ये इसका मतलब यहाँ पे ये है कि इलेक्ट्रॉन जैसे नील्स बोहर ने कह दिया कि एक डेफिनेट सर्कुलर पाथ के अंदर रोटेट करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। श्रोडिंगर इक्वेशन से कहता है कि ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कहीं भी एक्स वाई या जेड डायरेक्शन में कहीं भी उसके पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो होती है। ठीक है जी। तो इसको श्रोडिंगर इक्वेशन बोला गया है। अब देखिए श्रोडिंगर इक्वेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई करके जो एनसीईआरटी में जो इक्वेशन दी है आपको वो ये दी है, एच कैप साई इज इक्वल टू ई साई। ओके, ऑपरेटर, इसका मतलब होता है ऑपरेटर, यानी एक ऑपरेटर का मतलब होता है अगर उस फॉर्मूले को किसी नंबर पे या किसी संख्या पे अप्लाई किया जाता है तो उसका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन आता है, उसको ऑपरेटर बोला जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये डेल स्क्वायर, यहाँ पे ये डेल स्क्वायर है क्या एक्चुअली? ये है डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल, इन तीनों का योग। साई को बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचा? यही बचेंगे तीनों। वो क्या है मान लिया अपन ने? डेल्टा स्क्वायर मान लिया है। ठीक है। इज इक्वल टू, इसको हम इधर ले गए हैं जीरो की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा आपका -8 m e पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई।
ठीक है। अब देखिए इस H को इधर गुणा कर दिया हमने और ये इसको नीचे आ जाएगा, ये यानी क्रॉस मल्टीप्लाई किया है और कुछ नहीं किया है, देखिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका ये डेल्टा स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8m पाई स्क्वायर माइनस का हो जाएगा भाई, माइनस ही है यहाँ पे, ये देखिए, और साई बाहर है ही है, साई बाहर है ही है। ठीक है, और इज इक्वल टू क्या बचेगा फिर, ई साई माइनस से वी साई। अब इस वी साई को हम इधर लेके आए गए हैं, तो वी साई प्लस का हो जाएगा यहाँ पे, वी साई, साई को बाहर निकाल लिया दोनों में से, अंदर कौन बचा, ये वाला मामला अंदर बचा, इज इक्वल टू क्या है, ई साई, और ये पूरा को अपन ने क्या मान लिया है, एच कैप। एच कैप यहाँ पे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बोला जाता है। कौन सा है भाई, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, याद रखिए ये ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ठीक है जी, और ये जो है आपका डेल्टा स्क्वायर, इसको बोला जाता है लैप्लासियन ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर है, लैप्लासियन ऑपरेटर। देखिए इस इक्वेशन को इधर उधर करके बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस समीकरण से संबंधित एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। ये इक्वेशन आप ज़रूर अच्छे से इसको कैप्चर कर लें, इसको याद कर लें, इसको बाय हार्ट कर लें आप। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे वेव मैकेनिकल मॉडल का एक आधार बनाती है, एक बेस बनाती है। ठीक है जी, और यही इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन के अनुसार जो यहाँ पे E है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है, उसके कई सॉल्यूशन इस समीकरण से हमें मिलते हैं। और वो कई सॉल्यूशन बताते क्या है एक्चुअली, कि वो इलेक्ट्रॉन जो है, अगर एक इलेक्ट्रॉन वाली जो हाइड्रोजन है हमारी, उसकी बात यहाँ पे स्पेसिफिकली करते हैं हम, कि वो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के नाभिक के चारों ओर E के लिए डिफरेंट सॉल्यूशन मिलते हैं इस समीकरण से। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे डिफरेंट ऊर्जा स्तर हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऊर्जा स्तरों में वहाँ पे रह सकता है। ठीक है जी, तो उस डिफरेंट अलग अलग ऊर्जा स्तरों का मतलब क्या है फिर, कि वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन के लिए कई सारी चीज़ें हम परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, और उन जो सॉल्यूशन मिलते हैं, डिफरेंट एनर्जी लेवल जो मिलते हैं, उनको फिर डिफरेंट क्वांटम नंबर बोला जाता है। क्योंकि डिफरेंट एनर्जी लेवल का मतलब क्या हुआ, कि ऊर्जा क्या है इलेक्ट्रॉन की, क्वांटाइज्ड है। ऊर्जा का मतलब हमने देखा कि क्योंकि हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, इसका मतलब डिफरेंट एनर्जी लेवल ऊर्जा के अगर मिल रहे हैं अपने को, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वहाँ पे, वो क्या है, वो ऊर्जा क्वांटाइज्ड है। क्या है, क्वांटीकृत है। ठीक है जी, और वो क्वांटीकृत ऊर्जा वो हमें क्या बताती है, कि इलेक्ट्रॉन के लिए कुछ डिफरेंट नंबर्स, यानी जो ऊर्जा के जो विभिन्न स्तर हैं, उनको फिर क्या कहा गया है, क्वांटम नंबर्स। क्या कहा गया, क्वांटम संख्या कहा गया। कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए हम पढ़ेंगे आगे 4 क्वांटम संख्याएं होती हैं, और वो चारों क्वांटम संख्याएं एक इलेक्ट्रॉन को पूर्णतया हमारे सामने एक्सप्लेन करके रख देती हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर कहाँ रहता है। ठीक है जी, अब उसके बाद जो हमारा साई है, साई हमें क्या बता रहा है भाई, कि इलेक्ट्रॉन जो है उसके जो वेव करैक्टर है इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि श्रोडिंगर इक्वेशन वेवी जो वेव करैक्टर है उसको हमें बता रहा है यहाँ पे साई, कि इलेक्ट्रॉन का जो अगर वेव इलेक्ट्रॉन के द्वारा एक वेव बन रही है, क्योंकि वेवी नेचर है तो वेव बनेगी, है ना, तो उसके एम्पलीट्यूड को बता रहा है साई। और साई के जो विभिन्न सॉल्यूशन हैं, साई के भी, क्योंकि ई के विभिन्न सॉल्यूशन मिलेंगे तो वो ऊर्जा स्तर बता रहे हैं जो क्वांटम नंबर हमें बता रही है, और साई के जो अलग अलग सॉल्यूशन मिलेंगे, अलग अलग हल मिलेंगे इस श्रोडिंगर इक्वेशन से, वो हमें क्या बताएंगे कि एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, है ना, एक नाभिक के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावना है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है, वो कहाँ पे है, एक नाभिक के चारों ओर त्रिविमीय आकाश के अंदर, यानी जो नाभिक के चारों ओर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस होता है। तो साई क्या बताता है कि वो उस इलेक्ट्रॉन की वेव फंक्शन को बताता है। किसको बताता है अभी,
इलेक्ट्रॉन की वेव फंक्शन को बताता है, और साई के जो सॉल्यूशन होते हैं वो अलग अलग सॉल्यूशन हमें क्या बताते हैं कि एक एटम के नाभिक के चारों ओर कई सारे वेव फंक्शन हो सकते हैं एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए। कई सारे वेव फंक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर त्रिविमीय आकाश के अंदर कहीं भी अपने वेव फंक्शन ईजाद कर सकता है, कहीं भी अपने वेव फंक्शन बना सकता है। ये चीज़ हमें कौन बताता है? साई बताता है। और चूंकि अब इलेक्ट्रॉन एक वेव के रूप में नाभिक के चारों ओर स्पेस में रहता है, तो नाभिक के चारों ओर एक ऐसा स्पेस इस समीकरण के सॉल्यूशन से हमें प्राप्त हो सकता है जहाँ पे अगर मान लीजिए ये अगर नाभिक को ऐसे मान लीजिए काटा जाए, है ना, एक तरह से थ्योरेटिकल स्टेटमेंट बोल रहा हूँ मैं, काटा जाए मतलब प्रैक्टिकली नाभिक को काटना पॉसिबल नहीं है या एटम को काटना पॉसिबल नहीं है। तो एक एटम को अगर काटा जाए तो इस तरह का इस तरह का एक ग्राफ मिलता है। ग्राफ का मतलब ये जो डॉट डॉट दिख रहे हैं आपको, ये डॉट डॉट का मतलब ये है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन वेव जो है ना, साई वेव फंक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजरा है, नाभिक के चारों ओर यहाँ से गुजरा है इलेक्ट्रॉन। और अब चूंकि सिर्फ साई कहने से इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर मोमेंट पे कहाँ है इस बात का कोई आइडिया नहीं मिल जाता है, तो इसलिए ये कहा जाता है कि साई का एकदम कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, भौतिक इसका महत्व नहीं है। अगर साई स्क्वायर करते हैं, जैसे साउंड वेव या हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम स्क्वायर करते हैं, तो वहाँ से हमें पता चलता है कि उस वेव फंक्शन का इंटेंसिटी, उस वेव की इंटेंसिटी का पता चलता है अगर हम वेव को स्क्वायर कर दें, यानी साई की जगह हम साई स्क्वायर लेंगे तो हमें इंटेंसिटी का पता चलेगा। तो इंटेंसिटी, ये डॉट जो आपको दिख रही है, ये जितनी ज़्यादा डॉट है मतलब इलेक्ट्रॉन वहाँ से सबसे ज़्यादा बार गुजरा है, ओके। और ये डॉट जितनी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन वहाँ से गुजरा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की जो इंटेंसिटी है वो इन डॉट के नंबर से हम पहचान सकते हैं। और जहाँ पे ये इसको बोला जाता है फिर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, यानी इस डॉट की घनत्व को ये बताती है कि जहाँ पे ज़्यादा डॉट है वहाँ पे घनत्व इस इंटेंसिटी का, उस इलेक्ट्रॉन वेव का ज़्यादा है। तो साई की जगह अगर साई स्क्वायर किया जाता है तो फिर हम कहते हैं कि इंटेंसिटी का मतलब कि वहाँ इलेक्ट्रॉन एक क्षण विशेष पे रहा होगा। देखिए रहा होगा बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी ये कहता है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना व्यक्त कर सकते हैं हम, प्रोबेबिलिटी को बताया जा सकता है नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की, कि ये ऐसा स्पेस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है या अधिकतम होगी। कैसे पता चलेगा? ये डॉट से। और डॉट कैसे आई? साई स्क्वायर से। साई कहाँ से आया? आपके श्रोडिंगर इक्वेशन के हल से आया साई। तो साई का स्क्वायर नंबर ऑफ डॉट्स, ठीक है, नंबर ऑफ डॉट्स मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव, और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव का मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, और इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना का मतलब एक ऑर्बिटल, एक कक्षक। उसी को क्या कहा जाता है? एक कक्षक कहा जाता है। यानी कक्षक को यहाँ से हम परिभाषित कर सकते हैं कि एक नाभिक के चारों ओर वह स्थान जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की अधिकतम प्रोबेबिलिटी होती है, अधिकतम संभावना होती है, 90% तक कह सकते हैं हम, वो स्थान क्या कहलाएगा? नाभिक के चारों ओर एक कक्षक कहलाएगा, एक ऑर्बिटल कहलाएगा। बात समझ में आई? तो ये हालांकि थोड़ी टिपिकल सी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन ये चीज़ें धीरे धीरे करके अगर आप इस चीज़ को पढ़ते चले जाएंगे तो ये अपने आप आपके दिमाग में बैठती चली जाएंगी। तो कुल मिलाकर के ई और साई, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जहाँ से हम इलेक्ट्रॉन को परिभाषित, इलेक्ट्रॉन की उसकी जो ड्यूअल नेचर है उसको हम, अब देखिए प्रोबेबिलिटी हमने कहा, इलेक्ट्रॉन वेव हमने कहा, इलेक्ट्रॉन का मास हम ले रहे हैं, तो ड्यूअल नेचर को लेके चल रहे हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन
क्योंकि एक वेवी कैरेक्टर को साई जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की। ठीक है जी। तो अब देखिए, अब हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो वेव मैकेनिकल मॉडल है उसको हम समराइज कर सकते हैं। कैसे समराइज करेंगे कि जो एक इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर, उसकी ऊर्जा क्वांटाइज्ड होती है। क्या होती है? क्वांटीकृत होती है। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमें श्रोडिंगर इक्वेशन से, श्रोडिंगर समीकरण से E की डिफरेंट वैल्यूज़ मिलती हैं, यानी E के विभिन्न हल मिलते हैं। और वो विभिन्न हल क्या बताते हैं कि अलग अलग ऊर्जा स्तर हैं, और अलग अलग ऊर्जा स्तर होने का मतलब ऊर्जा क्या है? क्वांटीकृत है, क्वांटाइज्ड है। ठीक है जी। तो अब ये किसका रिजल्ट है? ये विभिन्न ऊर्जा जो स्तर हैं वो इलेक्ट्रॉन का जो वेव फंक्शन है ना, किसका? इलेक्ट्रॉन का जो वेव फंक्शन है, उसी की वजह से ये विभिन्न ऊर्जा स्तर बन रहे हैं। दूसरी बात क्या कही है कि विभिन्न ऊर्जा स्तर जो है इलेक्ट्रॉन के, जो क्वांटीकृत ऊर्जा स्तर हैं इलेक्ट्रॉन के, वो क्या है भी? इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर जो है उसकी वजह से वो विभिन्न ऊर्जा स्तर बन रहे हैं। ठीक है जी। और वही श्रोडिंगर इक्वेशन के जो अलाउड सॉल्यूशन होते हैं, अलाउड देखिए, अलाउड का मतलब जो जिसको समझा जा सके या जो एक्सेप्टेबल हो यहाँ पे, कि एक नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन किस तरह से संभावना पाई जाती है वहाँ पे। ठीक है। अब तीसरी बात यहाँ से क्या पता चल रही है हमें कि हम इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना व्यक्त कर रहे हैं। यानी हम ये नहीं कह सकते कि ये रहा इलेक्ट्रॉन एक नाभिक के चारों ओर, ये कहा नहीं जा सकता है कि दिस इज इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है ना। 100% ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा हमने कह दिया तो फिर तो हम उसकी वेलोसिटी और उसकी जो पोजीशन है वो एक साथ ज्ञात कर सकते हैं। यानी हम फिर तो हाइजेनबर्ग्स का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फिर वायोलेट हो जाएगा। तो इसलिए हम इलेक्ट्रॉन के जो नाभिक के चारों ओर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को, संभावना को व्यक्त किया जाता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब देखिए, यहाँ से आप ऐसे समझा जा सकता है कि जिस तरह से आज मान लीजिए आसमान में बादल छाए हुए हैं, ठीक है, तो आसमान में अगर बादल छाए हुए हैं तो हम ये कह सकते हैं कि भाई आज बारिश आ सकती है, 90% तक संभावना है, प्रोबेबिलिटी है। ये तो नहीं कह सकते हैं कि बारिश आएगी ही आएगी। तो वही बात यहाँ पे है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है, ज़्यादातर संभावना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर, लेकिन ये तो नहीं कि भाई यहीं पे है। बात समझ में आ रही है? तो प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है, संभावना का मतलब ये होता है। आप इस बात को ज़रूर समझें। ठीक है जी। उसके बाद जो एटॉमिक ऑर्बिटल है ना, यानी परमाणुीय कक्षक जो है वो नाभिक के चारों ओर, वो क्या बताता है कि ये वेव फंक्शन साई को बताता है। एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो वेव फंक्शन है साई, उसको बताता है कौन? नाभिक के चारों ओर का जो ऑर्बिटल है वो, यानी नाभिक के चारों ओर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की अधिकतम संभावना होती है, वह स्थान जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की अधिकतम संभावना है, उसको क्या कहा गया है? ऑर्बिटल। और वो किससे एक्सप्रेस होता है? साई। किससे? साई से। तो उस स्थान के अंदर फिर साई स्क्वायर की बात करते हैं कि, है ना, साई की जो वैल्यू है फिर उससे हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, यानी प्रोबेबिलिटी घनत्व, यानी संभाव्य घनत्व जो है उसको निकाला जा सकता है। और उसको फिर किससे एक्सप्रेस करते हैं हम? साई स्क्वायर से। क्योंकि साई का जैसे अपन ने कहा कि कोई इटसेल्फ जो फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, महत्व नहीं है। और साई स्क्वायर जैसे ही हम कर देंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो डॉट है ना, प्रोबेबिलिटी, तो अब इस डॉट का मतलब ये है कि एक क्षण ऐसा है जहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजरा होगा। हमने ये नहीं कह दिया कि ये वो स्थान है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, या इस डॉट का मतलब ये कि एक क्षण ऐसा आया है जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजरा है। तो ज़्यादातर ये डॉट बाहर है, देखिए ये जो स्पेस बनाया है इसको एटॉमिक ऑर्बिटल नाम दिया गया, ठीक है।
और ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के डॉट 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 दिख रहे हैं, इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोला जाता है। फिर क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन बादल, जैसे बादल की तरह है ना, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोला जाता है। तो इस डॉट का मतलब ये है कि एक क्षण विशेष पे इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजरा होगा, यहाँ से गुजरा होगा, यहाँ से गुजरा होगा। तो जहाँ पे ये डेंसिटी ज़्यादा है ना, उसी को फिर क्या बोला जाता है? एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल बोला जाता है। और एक ऑर्बिटल में हमें पता है कि ये बातें सारी हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम के लिए हो रही है। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है, इसलिए हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम है या हाइड्रोजन के जैसी जो स्पीशीज़ है, उन्हीं के श्रोडिंगर इक्वेशन के हल के आधार पर, सॉल्यूशन के आधार पर जो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैं वो ये कहा दिया गया, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो वो एटॉमिक ऑर्बिटल या एटॉमिक जो क्वांटम नंबर्स हैं वो उनकी नाभिक की तरफ कंस्ट्रिक्ट हो सकती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है। मतलब उनका जो स्पेशल, जैसे हाइड्रोजन के लिए 1s अगर न्यूक्लियस से दूरी 1s की ज़्यादा है तो लिथियम के लिए या हीलियम के लिए हो सकता है, बेरिलियम के लिए वो और कम हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे नाभिक का जो चार्ज है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ जो सॉल्यूशन मिले हैं वही सॉल्यूशन फिर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के ऊपर अप्लाई कर दिए गए, और एक एटॉमिक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। कितने भाई? 2 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। तो ये बातें जो हमारे वेव मैकेनिकल मॉडल है, यानी तरंग यांत्रिकी जो हमारा सिद्धांत है, उसकी कुछ बातें, और उसको अगर समराइज करें हम तो इलेक्ट्रॉन इन एटम हैव ओनली क्वांटाइज्ड, ये बात आपको बता दी कि इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है किसी भी परमाणु में वो क्वांटीकृत होती है। ठीक है जी। उसके बाद कहते हैं कि द क्वांटाइज्ड वैल्यूज ऑफ एनर्जी आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ ए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये जो क्वांटीकृत ऊर्जा की जो वैल्यू है, जो मान है, वो कहाँ से प्राप्त हुआ? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से प्राप्त हुआ है भाई। ठीक है जी। उसके बाद उस ऊर्जा से संबंधित जो वेव फंक्शन है साई, कौन? यानी ऊर्जा स्तर आपने कहा, और ऊर्जा स्तर से संबंधित जो वेव फंक्शन है साई, है ना, वो क्या बताता है? वो हम प्राप्त कर सकते हैं। एक ऊर्जा स्तर के लिए वैल्यू अगर आपने प्राप्त कर ली है तो उस ऊर्जा स्तर से संबंधित वेव फंक्शन की वैल्यू भी प्राप्त की जा सकती है, ये बात कहते हैं। और ये जो वेव फंक्शन साई है वो क्या बताता है? सिंपली ए फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हैज़ नो फिजिकल स्केल, यानी साई इटसेल्फ जो है उसका कोई भौतिक महत्व नहीं है। तो क्या कहते हैं कि साई स्क्वायर गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट, यानी इसलिए साई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या बताती है हमें कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, या यूँ कहिए कि इंटेंसिटी को बताती है। कौन? साई स्क्वायर। एक विशिष्ट ऊर्जा स्तर से संबंधित साई को कैलकुलेट किया गया, फिर साई का क्या किया गया? स्क्वायर किया गया, और वो साई स्क्वायर हमें ये डॉट देता है, ये डॉट 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 जो आपको दिख रहे हैं, और उसी को फिर बाय फाइंडिंग साई स्क्वायर एट डिफरेंट पॉइंट्स found the nucleus in an atom, we can predict the region of space around the nucleus within which the probability of finding electron with a definite value of energy is maximum. तो इस साई स्क्वायर की वैल्यू से हमें क्या मिली? इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी मिली, और उससे हम उस इंटेंसिटी कर्व को अगर देखें यहाँ पे, इस डॉट 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 का जो घनत्व देखते हैं, इसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोला जाता है, कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना। उस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को क्या बोला फिर? इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बोला, और उसको फिर इंटेंसिटी, और उस प्रोबेबिलिटी को जहाँ पे अधिकतम प्रोबेबिलिटी होगी उसको फिर क्या बोला गया है? एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या बोला गया भाई? एटॉमिक ऑर्बिटल बोला गया है। ठीक है जी। और एक इलेक्ट्रॉन के बहुत सारे वेव फंक्शन हो सकते हैं, इसलिए एक एटम में बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल हो सकते हैं।
क्या हो सकते हैं भी, एक एटम में बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल हो सकते हैं। ठीक है, द ऑर्बिटल वेव फंक्शन साई कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट एन इलेक्ट्रॉन, यानी जो वेव फंक्शन साई है वो एक इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन रखता है, सारी सूचनाएं रखता है। ठीक है, और एंड क्वांटम मैकेनिक्स हेल्प टू एक्सट्रैक्ट दीज, और जो क्वांटम मैकेनिक्स स्पेसिफिकली जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो उन इंफॉर्मेशन को हमारे तक पहुंचाने में मदद करती है। तो ये हमारी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम था, जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बेसिस पे हमने चीज़ें एक्सप्लेन की। यहाँ पे दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में, एक तो साई का मतलब एम्पलीट्यूड है, और एक साई स्क्वायर का मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव से फिर हमें क्या मिला, जो डॉट 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 है वो मिली, डॉट 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 से हमें क्या पता चला कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम है। संभावना है मतलब हम ड्यूअलिटी की बात कर रहे हैं, द्वैत प्रकृति की बात कर रहे हैं, और फिर जहाँ पे ज़्यादातर जहाँ मैक्सिमम संभावना है उस स्थान को क्या बोला गया, फिर एटॉमिक ऑर्बिटल बोला गया, है ना। दूसरी चीज़ ई, इस ई के अलग अलग मान इस समीकरण से हमें मिलते हैं, और वो अलग अलग मान हमें ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो नाभिक के चारों ओर क्वांटीकृत होती है, क्वांटाइज्ड होती है। इस विशिष्ट ऊर्जा से संबंधित जो साई होती है ना, क्योंकि इस ऊर्जा से संबंधित एक साई भी होगी, तो वो साई हमें एटॉमिक ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में बता देगी। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है, एक तो ऊर्जा स्तर और दूसरा साई से क्या मिल जाएगा, साई स्क्वायर मिल जाएगा। साई स्क्वायर से क्या मिल जाएगा, उस इलेक्ट्रॉन की जो वेव है उसकी इंटेंसिटी मिल जाएगी, इंटेंसिटी से क्या मिल जाएगा, ऑर्बिटल मिल जाएगा, ऑर्बिटल मिल जाएगा तो फिर इलेक्ट्रॉन की सारी इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये अब देखिए डिफरेंट क्वांटम नंबर्स, ऊर्जा स्तरों से क्या मिला अपने को, क्वांटम नंबर्स। तो वो कौन कौन सी क्वांटम नंबर्स होती हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे। वो चारों क्वांटम नंबर हमें एक इलेक्ट्रॉन के बारे में मैक्सिमम जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें दे देती हैं। तो 4 क्वांटम नंबर्स हम पढ़ेंगे। वो चारों क्वांटम नंबर कहाँ से आई हैं भाई, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आई हैं। ठीक है जी, तो उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे। तो देखिए मैंने पूरी कोशिश की है कि बात आप तक पहुँचे। थोड़ा सा ये टिपिकल डिस्कशन है ना, तो इसको आप जो है बार बार रिवाइज ज़रूर करें, है ना, क्योंकि रिवीजन करेंगे तो चीज़ें फिर और अच्छे से धीरे धीरे समझ में आने लगती हैं। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही, और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए जी। ठीक है, चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें प्लीज़ अगर आपने नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, और अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।